कृषि मानव जीवन की एक प्राचीन संस्कृति है। जैसे जैसे मनुष्यता का विकास हुआ, कृषि जो है उन्नति की ओर आगे बढ़ती गई। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा खेती की। और खेती में वर्तमान में हमारे देश के किसानों के सामने अनेकानेक समस्याएं हैं। और खेती में जितनी भी नई नई समस्याएं आती हैं, उनके समाधान हम प्रकृति से बाहर खोजते हैं। मैंने पिछले कई एपिसोड में ये बात बताई कि कृषि का जो संपूर्ण दारोमदार है वो प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। अगर खेती में कोई समस्या आई है और उस समस्या का समाधान अगर मैं प्रकृति के अंदर खोजूंगा तो मुझे समस्या का समाधान मिलेगा। और अगर समस्या का समाधान मैं बाहर जाकर के खोजता हूं, जैसे एक किसान अपने खेत में फसलों का उत्पादन करता है, खरीफ में कुछ फसल बोता है, रबी में कुछ फसल बोता है, और उसकी फसल का उत्पादन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, तो वो समस्या, ये जो कम उत्पादन की समस्या है, इसका समाधान जमीन के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन समाधान प्राप्त करने के लिए वो वैज्ञानिकों के पास जाता है। तो समाधान मिलने की बजाय समस्या और उलझ जाती है। जैसे किसी ने कहा है कि हमारे जीवन में भी अनेकानेक समस्याएं हैं, और अगर मैं अपनी जिंदगी की समस्या का सॉल्यूशन खोजने निकलूं, तो अगर अपने अंदर समस्या का समाधान खोजूंगा तो मुझे समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर अपनी समस्या का समाधान मैं बाहर खोजूंगा, बाहरी दुनिया में, तो समाधान करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि मेरा जीवन और उलझ जाएगा। आज की तारीख में खेती के साथ कुछ यही हुआ है। तो खेती अगर नहीं होगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, नाना प्रकार के फल चाहिए, नाना प्रकार की औषधियाँ चाहिए, दूध चाहिए, मांस चाहिए, अंडा चाहिए, और ये सारा कुछ प्रकृति में होता है। किसान खेती करता है, लेकिन करता कहाँ है? प्रकृति की व्यवस्था में करता है। कोई भी बीज बोता है, कोई भी फसल लगाता है, तो वो अब फसल जमीन में लगाता है, और उस फसल को जो पालता है वो जमीन पालती है, जलवायु पालती है। लेकिन जब हम जमीन की उर्वरता को, जमीन के गुणों को, प्रकृति के वैभव को, जलवायु के स्वरूप को भूल जाता हूं, या जाने अनजाने उसको बिगाड़ देता हूं, तो फिर समस्याएं, जो खेती की समस्याएं हैं, वो सुलझती नहीं बल्कि और उलझती चली जाती है। कई बार हमसे लोग ऐसा कह देते हैं, पढ़े लिखे लोग, मेरे साथी, कि शशांक साहब, अगर आपकी बात मान ली जाए तो देश की जो 130 करोड़ की आबादी है वो भूखों मर जाएगी। मैं उनसे पूछता हूं कैसे? तो हमको 1950 के दशक में ले जाते हैं। याद करिए 1950 का दशक, जब देश की जो 34 करोड़ आबादी को भरपेट भोजन नहीं था। तो मुझे बहुत हंसी आती है। हंसी इस बात पर आती है कि अगर बैक इतिहास में जाना हो तो फिर इतिहास में पीछे चले ही जाओ ना। आपको मालूम है कि ये देश 1000 वर्ष गुलाम रहा। तो 1947, 40, 50 के दशक की जो कृषि थी वो गुलामी के पीरियड से निकली हुई कृषि थी। और मैं चैलेंज करता हूं कि 1000 वर्ष पूर्व जाइए
फिर हिंदुस्तान की कृषि को देखिए, मांगे बारिद दें ही जल। जब हमारे देश का किसान ईश्वर से पानी मांगता था तो पानी हो जाता था। किसी विदेशी व्यक्ति ने कहा, जो यहां आया, उसने कहा भारतवर्ष के किसान बिना गन्ने के शहद पैदा कर लेते हैं। यानी भारतवर्ष में बिना गन्ना बोए मिठाई की पर्याप्त व्यवस्था है। मेरे पास इतनी अधिक मात्रा में शहद हुआ करता था। तो 1950 की तुलना करके जब आज की मैं बात करता हूं तो वो बेईमानी होती है। और लोग कहते हैं कि अगर रासायनिक उर्वरक ना होते तो, अगर फसल सुरक्षा रसायन ना होते तो, अगर सुधरे हुए यंत्र ना होते तो, अगर ट्रैक्टर ना होता तो मैं फिर बोल दूं कि 1000 वर्ष पहले चले जाइए, तब रासायनिक उर्वरक नहीं थे, फसल सुरक्षा रसायन नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन संपन्न कृषि थी। आबादी, कई इतिहास में कई बार आप पढ़ेंगे कि आज जितनी आबादी उतनी आबादी पहले भी कई बार हो चुकी। और खुराक, जब मनुष्य की खुराक की बात करते हैं तो आपने कई किस्से सुने होंगे कि पहले लोग चपाती नहीं खाते थे, रोटी खाते थे। 200 ग्राम की रोटी और 10 रोटी, आज तो आप 40-50 ग्राम की चपाती खाते हैं। कुल मिलाकर के एक बात और भी है कि खेती निरंतर है। हमारी लाखों पीढ़ियां गुजर गईं, आने वाले समय में न जाने कितनी पीढ़ियों को अभी इसी प्राकृतिक संसाधनों पर, इसी भूमंडल पर जीना है। 40 फुट का पानी आज 200-300 फुट पहुंच गया। तितली खत्म हो गई, मधुमक्खी दिखती नहीं है, चिड़ियां दिखती नहीं है, किसी भी गांव के जलाशय में जलचर नहीं है। तो लगता नहीं है क्या कि खेती की समस्याएं और उलझती जा रही हैं? तो मित्र, मैं एक चीज कहता हूं अपने देश के किसान भाइयों से कि हमको लोग कहते हैं अधिक अन्न उपजाओ, और हमारे देश में कई सारी फसलों की इतनी ज्यादा अधिकता है कि उनका बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि खेती की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 100 कुंटल अनाज पैदा करने वाला किसान कर्ज में डूबा हुआ है। सोचना केवल इतना है कि एक गेहूं का दाना बोने पर वो एक गेहूं का पौधा 100 दाने पैदा करता है। यानी एक गेहूं का दाना हमने अपनी जमीन पर बो दिया और 5 महीने के बाद जब वो पौधा काटेंगे तो उससे 100 दाने निकलेंगे। हर फसल का लगभग यही सिनेरियो है। तो फिर किसान घाटे में क्यों है? तो मैं जो कहता हूं कि पहले बैल से खेती होती थी, हमारा अपना बैल था, हमें किसी ट्रैक्टर वाले को नहीं खोजना था, ना उसको जमीन जुताई के लिए पैसे देने थे, ना बुआई के लिए पैसे देने थे। हमारा अपना बैल था, उससे जमीन को जोत लेते थे। हां, श्रम जरूर लगता था, 5 दिन 10 दिन बड़ा मेहनत का काम था, खेतों की जुताई करना, बुआई करना, सुबह सुबह 4 बजे जगना, लेकिन पैसा खर्च नहीं होता था। उल्टे जो फसलों का भूसा है वो मेरा बैल खाता था, गोबर करता था, कच्चे गड्ढे में गोबर सड़ता था, खाद बनती थी, वो खेत को वापस जाती थी, यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ती थी। खेत की मजबूत मेड़ थी, खेत की मेड़ पर पेड़ थे, चिड़िया थी, तितली थी, मधुमक्खी थी। फसल सुरक्षा रसायन नहीं थे, इसलिए जमीन में केंचुआ था, जमीन में नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो फसलों में रोग नहीं लगने देते थे, फसलों में कीट नहीं लगने देते थे। जमीन इतनी मजबूत थी क्योंकि 30 फुट पर पानी था कि फसलों को पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी।
जब 30 फुट पर पानी होता है तो कैपिलरी सिस्टम से पानी ऊपर की ओर रन करता है। रास्ते में पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों की प्यास बुझा जाता है। आज जब 200 फुट पर पानी नीचे चला गया तो 200 फुट नीचे वाला पानी तो कैपिलरी सिस्टम से ऊपर आने वाला नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूं कि मैं इस पृथ्वी का अंतिम व्यक्ति नहीं हूं। मेरे मरने के बाद भी मेरे आने वाली अनेकानेक पीढ़ियों को इसी भूमंडल पर जीवन जीना है। लेकिन वर्तमान युग का मनुष्य अपने निजी स्वार्थों का जीवन जी रहा है, धर्म को भूल गया, अधर्म के मार्ग पर बढ़ गया। हम कैसे जमीन का दोहन कर लें, कैसे जमीन के नीचे के पानी का दोहन कर लें, कैसे जैव विविधता का दोहन कर लें। वो जो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी है ना, आज के परिवेश में मनुष्य के जीवन में कुछ वही हाल है। अचानक सारी की सारी चीजें लूट लेना चाहता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं कि मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूं। मैं एक ही चीज कहता हूं, बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने बच्चे के लिए प्लाट ले दिया, हमने बच्चे के लिए 20 लाख का बैंक बैलेंस कर दिया, मैंने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दी। जब ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, जब खाने के लिए शुद्ध रोटी नहीं होगी, सब्जी में जहर मिला होगा, श्वास लेने के लिए इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उस बच्चे की शिक्षा, वो आपका बैंक बैलेंस, वो आपका प्लाट, बच्चा क्या करेगा? तो मित्र, मैं एक ही चीज कहता हूं कि संपूर्ण दुनिया का इंसान जाने अनजाने जब किसी से पूछिए कि जीवन की खुशियां कहां हैं, तो हम लोग कहते हैं हम खेती करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, हम नौकरी करते हैं। जब पूछिए ये सब क्यों करते हैं, तो एक ही उत्तर मिलता है, सुख, शांति और समृद्धि के लिए। वर्तमान में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से मुझे ना तो सुख मिल रहा है, ना मेरे जीवन में शांति है, ना मेरे जीवन में समृद्धि है। जब सुख और शांति समृद्धि का विषय आता है तो मैं फिर बता दूं, सुख, शांति और समृद्धि ये लक्ष्मी के रूप हैं। दीपावली में हम गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी का मतलब नहीं समझते। अगर कागज का नोट आ गया मेरे पास, तो उस नोट के आने का मतलब भी यही है कि वो रुपया जो मेरे पास आया है उससे हमको सुख मिलना चाहिए, उसके बाद मुझको शांति मिलनी चाहिए, उसके बाद मुझको समृद्धि मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, सुख, शांति और जो समृद्धि का मुद्दा है वो प्रकृति के वैभव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हमारे देश के नीति निर्माता, हमारे देश के टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स और पढ़ी लिखी संपूर्ण आबादी, ज्यादातर लोग गांव से, किसान के परिवार से आते हैं। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, कई बार लगता है कि किसान ने अपनी जमीन का ध्यान नहीं रखा और किसान के बेटों ने अपने बाप का ध्यान नहीं रखा। समस्या केवल इतनी है। पढ़ लिख करके जो व्यक्ति आया, फिर उसने पैसा कमाने के लिए नहीं समझा कि इसके दुष्परिणाम मेरे पिता तुल्य गांव में रहने वाले लोगों को भोगने पड़ेंगे। और किसान को भी जब लालच बढ़ा खेती का, तो उसने ध्यान नहीं रखा कि इससे मेरी मातृभूमि, इसमें धरती की उर्वरता, जिसको मैं मां कहता हूं, उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, उसकी उर्वरता नष्ट हो जाएगी। एन केन प्रकारेण सारे के सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है कि 1 हेक्टेयर जमीन से 80 कुंटल गेहूं कैसे पैदा किया जाए, 1 हेक्टेयर जमीन से 800 कुंटल गन्ना कैसे पैदा किया जाए, 1 हेक्टेयर जमीन से 600 कुंटल आलू कैसे पैदा किया जाए। कोई भी व्यक्ति
इस बात पर विचार नहीं करता कि ज़मीन की हालत क्या है, ज़मीन के नीचे के पानी की हालत क्या है, ज़मीन जिसकी बदौलत जिंदा है वो जीवन इस ज़मीन में बचा है कि नहीं बचा है, पौधा जिस आबो हवा में फलता फूलता है वो आबो हवा ठीक है कि नहीं है। हम सब जानते हैं कि गांव में जलाशय होना चाहिए, यानी किसी भी गांव के कुल एरिया का 5% हिस्से में जलाशय होने चाहिए। पहले थे, गांव के खेतों में जो खेत थे उनकी मेड़ें मजबूत थीं। वर्षा का पानी, जब बारिश में पानी बरसता था तो अधिकांश जल की मात्रा खेतों में रुक जाती थी। फिर जब खेतों की मेड़ों से ओवरफ्लो होता था तो आज जलाशय में आकर के टिक जाती थी। नदियों में बाढ़ के खतरे बहुत कम थे, क्योंकि वर्षा का पानी जहां रुकना चाहिए वहीं रुक जाता था। आज ना तो खेत की मेड़ बची, ना गांव में जलाशय बचे, तो सारा का सारा पानी वर्षा का जो है नदियों में जाता है और बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। ये बाढ़ की समस्या मानव मेड समस्या है, ये मेरे द्वारा पैदा की हुई समस्या है, लेकिन फिर भी मनुष्य की फितरत देखिए, इसको दैवी आपदा कहता है। इसका इल्जाम भी देवताओं के सर पर मढ़ देता है। पेड़ नहीं लगाया, जलाशय खत्म हो गए, बारिश कम हुई, सूखा पड़ गया, इसको भी कहता है दैवी आपदा है। ब्रह्मा जी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जब पानी की वर्षा करते हैं तो उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव केवल इतना सा है, जो पात्रता रखता है उसको देते हैं। भीख मांगने के लिए भी एक कटोरा हाथ में लेना पड़ता है। हमने पात्रता नहीं रखी, हमने जंगल काट दिए, जलाशय खत्म कर दिए, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं शायद इनको जल की जरूरत ना हो। तो हे मित्र, देश के किसान भाइयों से निवेदन है कि हम जब अपनी कृषि की समस्या का समाधान अपने गांव से बाहर खोजते हैं तो जो बाहर लोग समस्या का समाधान बताने वाले मिलते हैं वो फीस लेते हैं और ऐसे ऐसे निवेश लिख देते हैं जिससे मेरा कमाई गई धनराशि वो भी बाहर चली जाती है और मेरे खेत की उर्वरा शक्ति सुधारने की बजाय बिगड़ जाती है। मेरे गांव की जो जलवायु है वो खराब हो जाती है, मेरे गांव की जैव विविधता नष्ट हो जाती है। आज यही तो हुआ। भूमि में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए था, वो जीवांश कार्बन घट करके 0.2-0.3% रह गया। गांव के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 5% एरिया में जलाशय होने चाहिए थे, वो जलाशय नष्ट हो गए। 25-30% क्षेत्रफल में बाग बगीचे जंगल होने चाहिए थे, वो नष्ट हो गए। गांव में चिड़िया होनी चाहिए, मधुमक्खी होनी चाहिए, तितली होनी चाहिए, खेत में केंचुआ होना चाहिए, गांव के जलाशय में मछली होनी चाहिए, सब खत्म हो गया। तो मेरी समस्याएं बढ़ी हैं, मेरी समस्याएं कम नहीं हुई, मेरी समस्याएं दिन पर दिन, वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मेरा बारी बार एक ही निवेदन है किसान भाइयों से और जो किसानों के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं उनसे कि ये झूठ का जो नाटक है ना, किसानों की खुशहाली का, किसानों की तरक्की का, अधिक पैदावार बढ़ाने का, इसके नशे से बाहर निकलिए। और क्यों निकलिए? क्योंकि आपने अपने घरों में बच्चे पैदा किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मैं इस प्रकृति के वैभव को इतना ज़्यादा बिगाड़ दूं कि आने वाली पीढ़ियों को पीने का पानी न मिले। तो मनुष्य के जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, 21,000 बार श्वास लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले, 10 बार पीने का शुद्ध पानी मिले और 2 बार खाने की जब बात आए तो शुद्ध मीठी रोटी मिले। आज हवा में ऑक्सीजन नहीं है, 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए और 21% ऑक्सीजन शहरों में, कस्बों में, गांव में नहीं बची। दिल्ली जैसे शहरों में तो 18% ऑक्सीजन है। गांव में भी, कई गांव में भी जो है 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जंगलों में जाते हैं तो 21% ऑक्सीजन है।
तो हमें शुद्ध 21,000 बार जो शुद्ध प्राणवायु लेता हूँ उसमें भी ऑक्सीजन की कमी है। तो ये ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होगी? पेड़ लगाने से पूर्ति होगी। शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर हम सब लोग जानते हैं, आरओ लगा लगा करके पानी पी रहे हैं, फिल्टर कर करके पानी पी रहे हैं। ये शुद्ध पानी बगैर फिल्टर के, बगैर आरओ के शुद्ध पानी कैसे मिलेगा? जब गांव में जलाशय होंगे, कस्बों में, शहरों में बड़े बड़े जलाशय होंगे, वर्षा का पानी संचित होगा, तो हमको आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 वक्त की शुद्ध रोटी मिले, स्वादिष्ट रोटी मिले, ऐसी रोटी अमृत के समान कि खा करके मेरा शरीर बलिष्ठ हो जाए, मैं निरोगी जीवन जी सकूं। हम क्या कर रहे हैं? इतना ज़्यादा फसल सुरक्षा रसायन खेती में डाल दे रहे हैं कि वो सारे जहर के अवशेष जो हैं, रसायनों के अवशेष मेरे भोजन में मिल करके मेरे शरीर में जा करके मुझे बीमार बना रहे हैं। और आज की तारीख में क्या दिखता नहीं है? किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको हिंदुस्तान का अगर विहंगम दृश्य देखना हो, मृत्युलोक अगर देखना हो, अगर नर्क देखना हो, तो किसी भी अस्पताल में पहुंच जाइए, सरकारी या प्राइवेट। देखिए वहां कितने लोग नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और ये जीवन, नारकी जीवन किसने दिया? मनुष्य ने मनुष्य को दिया। तो मित्र, ये प्रकृति, मैं बार बार कहता हूं कि प्रकृति की व्यवस्था में भगवान रहता है, या यूं मान ले भगवान ही प्रकृति का स्वरूप है। और परमात्मा ने जब मनुष्य योनि की रचना की थी तो प्रकृति के वैभव को सजाया था और ये अपेक्षा की थी कि जा मनुष्य, अब तेरे लिए सब कुछ है, आनंद का जीवन जी। लेकिन इतना एक और निर्देश दिया था कि जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। अनादिकाल से कई बार सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जब जब मेरे पूर्वजों ने प्रकृति के वैभव को आत्मसात किया, वो जो युग था वो स्वर्णिम युग था। और जब जब इस दुनिया ने प्रकृति के वैभव को इग्नोर किया तो मेरा सबसे खराब दिन है। आज का जो वक्त है वो सबसे कष्टकारी वक्त है। कोई सुखी नहीं है। अरबों खरबों रुपया कमा लेने वाला व्यक्ति भी, आप उसकी निजी जिंदगी में झांक करके तो देखिए, अंदर से रोता हुआ दिखाई देता है। तो मैं जो कर्म करता हूँ, जो काम करता हूँ, वो इस निमित्त करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वातावरण बने। उसके लिए मुझे प्रकृति की सेवा करनी पड़ेगी। और कृषि जैसा विषय, कृषि मानव जीवन की सबसे प्राचीन संस्कृति है। कृषि के बिना और कोई धर्म है ही नहीं। तो कृषि जैसे पवित्र काम के लिए हमें प्रकृति की व्यवस्था को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। प्रकृति की व्यवस्था में परस्परता का भाव बना करके जीना पड़ेगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरे पूर्वज कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस ब्रह्मांड में जितनी भी योनियों के जीव जंतु हैं, उनका जीवन इसी प्रकृति की वनस्पतियों पर, जीवों पर आधारित है। मैं ऐसा कैसे मान लेता हूं कि सब पर मेरा ही अधिकार है? तो प्रकृति की व्यवस्था जो कुछ पैदा करके देती है उसमें 84 लाख योनियों के नाना प्रकार के जीव जंतु सब का अधिकार है। मेरे पूर्वज हमसे ज़्यादा समझदार थे, तभी तो उन्होंने कहा था दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। नमस्कार।